सभी दोस्तों को मेरी नमस्कार। मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूँ आप सबके सामने और कोरोना का खौफ काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं आज लाइव में भी मास्क लगा के आया हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आप में से किसी ने फूंक मार दी लाइव में तो हो सकता है कोरोना इस लाइव के माध्यम से मुझको टच कर ले। लेकिन इतना डरना भी ठीक नहीं। लाइव को शेयर का बटन दबा देना एडवांस में ही, ताकि लाइव दूर तक चला जाए, रिक्वेस्ट है। और नहीं दबाओगे तो मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। दोस्तों, आज हम 3 बातों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो घर घर जाके बाल काट रहे हैं, जो व्यक्ति घर घर जाकर लोगों की शेविंग कर रहा है, बाल काट रहा है, क्या वो तबलीगी जमात के मुसलमानों से कम खतरनाक है? दूसरी चीज जो हमने आज बात करनी है वो ये कि खट्टर और हुड्डा साहब का दोनों का लव हो गया, प्रेम हो गया। और तीसरी चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे या जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कि आदमपुर हलके में, हिसार के आदमपुर हलके में नाकों को कमजोर करने के लिए जो आदेश पारित हुआ था उसने कितना नुकसान कर दिया, आज हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया है और शहर में कोरोना फैला दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बात के बारे में बात करते हैं कि जो राशन कार्ड धारकों की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम खट्टर साहब ने सॉल्व कर दी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा सरकार का और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा उठाया गया जो समस्या का प्रश्न था कि सभी कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो जो सॉल्यूशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और एट द मूवमेंट नेता विपक्ष हरियाणा विधानसभा, जो सुझाव और जो सॉल्यूशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर साहब को दिया रिगार्डिंग राशन कार्ड धारकों की प्रॉब्लम को लेके और रिगार्डिंग राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो उसको खट्टर साहब ने मान लिया है। जनता में इस बात को लेकर के खुशी है कि अब सबको राशन मिलेगा और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कार्डों को लेके, चाहे वो हरा कार्ड है, गुलाबी कार्ड है, चाहे वो बीपीएल कार्ड है, वॉट एवर इट इज। तो हम धन्यवाद करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का कि उन्होंने राशन कार्ड वाली प्रॉब्लम को गंभीरता से लिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात को मानते हुए वैसा ही किया जैसा कि उनको सुझाव दिया गया। ऐसी आपातकाल की स्थिति में सुझाव को मानना शर्म की बात नहीं है, जनता का रिलीफ देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात हम करते हैं आज के, भाई देखो, कोरोना किसी को है या नहीं है ये एक सवाल नहीं है। बात यह है कि एक गलती करी गई कि नहीं करी गई। जितने भी हमारे सैलून और ब्यूटी पार्लर ऑनर्स हैं, नाई भी बोल सकते हो देसी भाषा में, गांव का नाई, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, उस घोषणा की ऐसी तैसी फेरते हुए जितने भी बाल काटने वाले भाई हैं इन सब ने घर घर जाके लोगों के बाल काट दिए। जैसे तबलीगी जमात के लोगों ने एक एक गांव में, शहर में जाके कोरोना वायरस फैलाया, सेम वही सिचुएशन घर घर जाके बाल काटने से डेवलप हो गई है। इसका दोषी कौन है? क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए एक पर्टिकुलर बाल काटने वाली जमात ने हर घर में कोरोना फैलाने का काम कर दिया?
अब हमारे हिसार में एमसी कॉलोनी, डीसी कॉलोनी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर बाद में अज्ञात कारणों से उनकी नेगेटिव आ गई। सबको बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनका जो दाह संस्कार हुआ उसमें ना तो डेड बॉडी को घर ले जाने दिया गया, सीधा हॉस्पिटल से शमशान घाट में गई, और दूसरा डॉक्टरों ने, परिवार के मेंबर्स ने, सब ने पीपीई किट पहन के, प्लास्टिक वाला सूट होता है वो डाल के दाह संस्कार किया। इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ थी, तभी इतना भयंकर प्रिकॉशन लिया गया। अखबारों में बेशक नेगेटिव बताया गया, लेकिन इन रियलिटी जो हुआ उसको देख के साफ दिख रहा था कि ही वाज ए कोरोना पेशेंट। अब उन साहब के घर के साथ 2 घर छोड़ के एक नाई रहता है जो ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून चलाता है। उसने अर्बन स्टेट में, एमसी कॉलोनी में, डीसी कॉलोनी में कम से कम 150 आदमियों की घर घर जाके कटिंग कर दी, जैसा कि मेरे को फेसबुक पे पोस्टों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा कि मेरे पास व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए उनको पढ़ के मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि उस मोहद्दे ने अपने रिलेशंस को दाव पे रख के और पैसा कमाने की लालसा को रख के और ये सोच के कि देश कराए अपनी ऐसी तैसी, लॉकडाउन क्या, चाहे तुम कर्फ्यू लगा दो, मैं तो घर घर जाके कटिंग और शेव कराऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कम से कम 150 लोगों का कल्याण कर दिया कटिंग और शेव करके। अब कल किसी ने अफवाह उड़ा दी या सच था भगवान जाने, सच्चाई किसी को नहीं पता, कि जी उस बाल काटने वाले को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। सारे अर्बन स्टेट में, एमसी कॉलोनी में, डीसी कॉलोनी में, मॉडल टाउन में, विद्युत नगर में, जो आसपास का पूरा 1 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया था, थर थर कांप रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो नाश ही हो जाएगा। फिर खबर उड़ी रात को 12 बजे के आसपास के, नहीं वो बाल काटने वाला जो नाई है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, गलत अफवाह उड़ गई। मैं कहता हूं भगवान करे उसको कोरोना ना हो। अगर उसको कोरोना हुआ तो यकीन मानना बहुत बड़ी भसड़ हो गई और घर घर में कोरोना पेशेंट्स निकलने का जुगाड़ हो जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो कि उस व्यक्ति ने, जिसने चंद पैसों के लोभ में घर घर जाके कटिंग कर दी, उन लोगों की जो कमीने वीआईपी बनने का नाटक करते हैं समाज में कि हमारी कटिंग नहीं रुक सकती, हम तो नाई को अपने घर पे बुला लेंगे, उन गंदे लोगों ने ये गंदगी फैलाई है। ना अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचा, ना ये सोचा कि जिस व्यक्ति से वो अपने घर पर बुला के कटिंग शेव करवाएंगे वो एजेंट बन के आएगा एक तरह से जमातियों की तरह तुम्हारे घर में और तुम्हें इन्फेक्शन दे करके चला जाएगा। बहुत बड़ा ये ब्लंडर है। और सैनिटाइजर कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ वहम को शांत करने के लिए एक पिचकारी है। सैनिटाइजर को दवाई मत मान लेना। सैनिटाइजर सिर्फ एक पिचकारी है जो आपके वहम को शांत करती है कि मैंने सैनिटाइजर हाथ पर छिड़क लिया है पिचकारी मार के, स्प्रे करके, और मैं अब कीटाणु मुक्त हूं। अगर ये सैनिटाइजर इतनी गजब की दवाई होती तो डॉक्टर पागल नहीं है, सैनिटाइजर के इंजेक्शन लगा देते नसों में, ग्लूकोज की जगह सैनिटाइजर की ड्रिप लगा देते कि शरीर में जैसे जैसे सैनिटाइजर जाएगा वैसे वैसे कीटाणु मर जाएंगे और पेशेंट ठीक हो जाएंगे, सिर्फ वहम को शांत करने के लिए। तो सैनिटाइजर से अब वो बाल काटने वाले ने कहा होगा कि बाबूजी मैं तो कंघी भी सैनिटाइज कर दी है, ये कैंची भी सैनिटाइज कर दी है, मैंने अपने ब्लेड उस्तरे सब कुछ सैनिटाइज कर दिया है और टेंशन मत लो। लेकिन
टेंशन तो अब हो रही है ना, टेंशन तो अब हो रही है कि जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है कि हिसार में भी कोरोना के मरीज फूट फूट के बाहर आने लगे हैं, तो टेंशन तो अब होने लगी है। गांव के बहुत से भाई देखने लग रहे हैं, मेरे देहात के मित्र। लाइव अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। अब देहात का जो नाई है उसने सारे चौधरियों की कटिंग शेव करी होगी, सबके घर जा जाके। गांव में तो भाईचारे का चलन है, सब भाई बन के रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो नई बीमारी फैली होगी, फैल गई होगी। तो नाई से या कटिंग वाली दुकान से या ब्यूटी पार्लर से अपनी दूरी बनाओ। आपके सामने अगर किसी की बाल काटने की दुकान आ जाए ना, तो ये समझ लेना साक्षात मौत आपके मुंह के सामने आके खड़ी हो गई है। सभी को मेरी राम राम। राम राम कुंडू साहब, मोहिंदर सिंह धारीवाल साहब, नमस्कार बड़े भाई साहब। भाई साहब मैंने कटिंग नहीं करवाई, मेरे कुछ तो आधा खेत तो वैसे ही खाली है। और मेरे मित्र हैं रवि तनेजा जी, मील गेट में उनकी शॉप है, तनेजा गिफ्ट एंड कॉस्मेटिक्स के नाम से। तो उन्होंने मशीनें मंगवाई है ट्रिमर 350 रुपए की। तो उन्होंने जब अपनी आईडी पे ऐड डाली तो मैंने उनसे कहा कि एक ट्रिमर मशीन मेरे लिए रख लेना। तो धारीवाल साहब जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स होगा तो मैं जाके उनसे वो ट्रिमर ले आऊँगा, और जो छोटे मोटे बाल हैं भगवान की दया से इनको कर लेंगे। वैसे मुझे इतनी जरूरत है नहीं। अच्छा, दाढ़ी वाड़ी मैंने रखनी बंद कर दी है, कोशिश करता हूँ कि दाढ़ी ना खड़ी हो, और मूछें भी नहीं रखता, तो प्रिकॉशंस पूरे लेता हूँ। और मैंने उम्मीद है आपके सवाल का जवाब तसल्ली से दिया होगा। थैंक यू धारीवाल साहब, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर ऑन माई लाइफ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग एक तो दाढ़ियां रखनी बंद कर दो। बहुत से मित्र जो है अपनी सफेद दाढ़ी की फोटो डाल रहे हैं कि देखो आज 30 दिन हो गए मैंने शेव नहीं करी। इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। आपकी दाढ़ी पे धूल मिट्टी कीटाणु पता नहीं कहां से उड़ के आके चिपक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और पता चला कि आप जिस चीज को फैशन मान रहे थे या जिस फोटो को आप अपना लाइक्स का जुगाड़ मान रहे थे कि ये फोटो मैं डालूंगा आज कि देखो मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, और फिर सब इसको लाइक करेंगे कि ओहो तुसी तो बहुत बुढ़े हो गए हो, तो अड्डी दाढ़ी तो जमा बिल्कुल वाइट हो गई है। तो ये चक्कर खत्म कर दो। मूंछों को दाढ़ी को साफ, क्योंकि हम हाथ जब धोते हैं साबुन से तो मैंने महसूस किया है कि अमूमन हम मुंह भी धो लेते हैं, ऐसे पानी का छींटा मारा, ऐसे पानी सा लगा लिया तो हम अपने फेस को साफ कर लेते हैं। लेकिन दाढ़ी होती है तो ठीक है, ऊपर से आप ऐसे हाथ फेर लोगे, लेकिन जर्म्स जो स्किन पे लग गए हैं कीटाणु, वो आपके जान के दुश्मन आपके साथ घूम रहे हैं। आपने किसी के चेहरे के साथ अगर अपनी दाढ़ी ऐसे ऐसे लड़ा दी तो आप यकीन मानना आपने उसको जो लाड लड़ाया था अपने बच्चों को, परिवार को, वो कीटाणु आपने अपनी दाढ़ी लड़ा के ऐसे लाड में सप्लाई कर दिए। तो ये दाढ़ी दूढ़ी काट लो, क्योंकि बहुत खतरनाक मामला है। अमेरिका जैसे देश के पास तो वेंटिलेटर्स, डॉक्टर्स, सब कुछ है, वो हमसे कम से कम 50 गुना आगे है। हमारे देश में अगर आपको कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं है, आपको कोरोना मरीज मानने से मना कर देंगे डॉक्टर। कह रहे जिनके खेत हरे भरे वो क्या करें। कुंडू साहब, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप चाहे जवान हैं चाहे बूढ़े हैं, आप कुछ भी हैं, आपको दाढ़ी मूछ नहीं रखनी, क्योंकि जर्म्स आपके बालों में अगर चिपक जाता है तो हम उतने सफाई करने वाले नहीं है कट्टरता के साथ कि हम बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस रखते हो और सफाई करते हो। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सेफ करने के लिए दाढ़ी मूछ साफ करनी है। भूल जाओ सारे कायदे कानून,
अपने दाढ़ी मूंछ को साफ करो। बालों को नाई से कटवाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि उसके पास मशीन नहीं है, ट्रिमर नहीं है, तो मेरे एक मित्र जो है वो बेचते हैं, 350 की है मशीन, 350 से लेके 500 रुपये तक की। मैं उनका फ़ोन नंबर दे दूंगा, उनका एड्रेस दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। लेकिन किसी भी नाई की दुकान पे नहीं जाना बस, नहीं तो आप कीटाणुग्रस्त होने के चांसेस डेवलप कर लोगे। मैं ये इतनी गंभीरता से बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा नालायकी दिखा रहे हैं सब। जितने भी अमीर लोग हैं, वीआईपी बनने के चक्कर में बाल काटने वाले को फोन मिलाते हैं कि घर पे आजा कटिंग कर। क्योंकि मैं शहर का या गांव का चौधरी हूं, तो मुझे तो सलमान खान की तरह हैंडसम स्मार्ट बन के रहना है कटिंग वटिंग करा के। और नाई भी बेचारा क्यों गांव में चौधरी की नहीं मानी या शहर में बाल काटने वाले ने अमीर आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो वो अपन समझता है कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी खो दिया। तो वो बाल काटने वाला जो होता है वो जैसे ही फोन आया किसी बड़े आदमी का, नेता का, तुरंत उसके घर पहुंच जाता है बाल काटने। संजय गोयल जी, जय महाकाल। आप तो सिर्फ ये डायलॉग लिखते हो, जय महाकाल जय महाकाल। मैं बाबा भैरवनाथ का सचमुच में भक्ति करता हूँ, तो मैं तो सचमुच में मतलब भक्त हूँ भैरव भगवान का, बजरंगबली का भी और भैरव जी का भी। तो पर इतना ज़्यादा जय महाकाल वगैरह यहाँ मत लिखा करो, काम की बात लिखा करो। ये लिखने से ना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो जो अमीर लोग हैं वो अपने घर पर बुला रहे हैं बाल काटने वाले को, और बाल काटने वाला जी हजूरी के जैसे पंडित जी पहुंच जाते हैं ना अपने यजमान के घर में। हाँ बाबूजी बताओ कौन से भगवान का मंत्र पढ़ना है आज, बजरंगबली का पढ़ दूं? हाँ 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 आओ भाई। तो इस तरह से पंडित जी करता है, अपने यजमान के पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता है दान दक्षिणा मिलेगी। ऐसे ही बाल काटने वाला पहुंच जाता है। तो भाई बाल नहीं कटवाने, शेव नहीं करवानी, कुछ नहीं कराना, नाई की दुकान से बचना है। देखो संदीप सिंधु साहब, बाल कैसे काटने हैं। बाल तो अभी 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक नाई की दुकान पे जाने से परहेज करना है। अगर आपको बालों की कटिंग की समस्या है तो ट्रिमिंग मशीन लेके, उसमें कंघियां वगैरह भी आती हैं, तो ट्रिमिंग मशीन यूज करो। आप वो मशीन आती है ना बाल करने वाली, वो यूज करो। और दाढ़ी ज्यादा बड़ी हो गई है तो उस पर भी वो मशीन चलाओ और फिर शेव कर लो। लेकिन ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं नाई की दुकान पे जाए बगैर रह नहीं सकता। ठीक है, अब हम थर्ड इशू पे आ जाते हैं और इस बात को जल्दी से समाप्त करते हैं। थर्ड इशू इज दिस कि दड़ोली में कोरोना पेशेंट मिला। जब कोरोना के लिए फर्स्ट टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को ये रिक्वेस्ट करी कि जनता कर्फ्यू का पालन करो। तो फर्स्ट टाइम जब जनता कर्फ्यू हुआ, सबने स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा जनता कर्फ्यू का पालन किया और लॉकडाउन कामयाब हो गया। तो सबका हौसला बढ़ा। उसके बाद फिर 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई। अब 21 दिन की जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सभी डर रहे थे कि शहर के लोग तो पढ़े लिखे हैं, लॉकडाउन की पालना करेंगे, लेकिन गांव का आदमी अज्ञानतावश या हठ धर्मिता की वजह से या ये सोच की वजह से कि माना को नहीं हो, हमना ना हो भाई, हम गांव के आदमी, हमारा तो आजमा स्ट्रांग है, मैं को नहीं इन्फेक्टेड हुआ। तो इस तरह की जो सोच थी, उस सोच ने सबको डरा दिया। और जब सब डर गए कि भाई गांव में इन्फेक्शन फैल सकता है, शहर में तो पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाब हो जाएगा, तो गांव कैसे बचे। तो सब ने चिल्ली मारी एकदम कि देहात के लोगों का जागरूक हो जाओ,
हुक्का पंचायत बंद कर दो, एक साथ बैठ के हुक्के मत पियो, ताश खेलने बंद कर दो। अब जैसे हमारे नेता हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बड़ी सख्त अपील करी थी वीडियो जारी करके कि जितने भी गांव में ताश खेलने वाले भाई हैं, हुक्का खेलने वाले हुक्का पीने वाले भाई बंधु हैं, पंचायत के रूप में बैठते हैं 10-10 और हुक्का पीते हैं या ताश खेलते हैं, वे ना ऐसा कुछ करें और अपने घरों में रहें। अपील का असर भी हुआ, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अपील का असर भी हुआ। मुझे तो आदमपुर वाली बोली आती नहीं बागड़ी के, तो मुझे आती नहीं, मैं रोहतक का जाट हूँ, देसी, मतलब मैं देश वाली जाट हूँ, तो मुझे तो अड़क अड़ आती है। और ये भी मैं छोड़ना चाहता हूँ कि किसी तरह से मैं हाजी नाजी करने लग जाऊँ। मैं घर में कई बार डांट सुनता हूँ संदीप सिंधु जी कि मैं ये कहाँ से देसी सीख आया। तो मैं हर रोज ये सोचता हूँ कि अगले लाइफ में मैं सबको म्याऊं म्याऊं करके शहरी भाषा बोलूँगा कि देखिए अब लॉकडाउन लग गया है। अभिमन्यु राजा सिंह कासवा लिख रहे हैं, सर गांव वालों ने तो ज़्यादा लॉकडाउन रखा था मगर सड़कों पर तो सिर्फ शहर वाले ही दिखाई दिए। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, रास्ता भटक गए। तो लॉकडाउन गांव में मजबूत रहे, इस बात को कामयाब करने के लिए सभी ने आवाज उठाई कि देहात वालों भाइयों, देहात के भाइयों जागरूक हो जाओ, लॉकडाउन की पालना करो, ये करो, ऐसे मत करो। कुल मिला के हुआ क्या उसका असर कि जब सब ने चेताया अपने भाइयों को, तो देहात के भाइयों ने नाकों का प्रबंध किया, गांव में एंट्रियां बैन कर दी, गांव के अंदर किसी को आने नहीं दिया। गांव के अंदर मतलब गजब का लॉकडाउन चल रहा था। लेकिन भाजपा के नेताओं ने लॉकडाउन की मां बहने करी। मैं तो सरेआम दोषी कह रहा हूं कि भाजपा के नेताओं ने देहात के अंदर लॉकडाउन की ऐसी तैसी कर दी। वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें भाजपा के नेता गांव के लोगों से भिड़ गए, इस बात के ऊपर कि तुम कैसे किसी को रोक रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया नाकों पर खड़े होकर के लोगों को रोकने का। और उन भाजपा के नेताजी के प्रभाव की वजह से एसपी साहब ने तुरंत आदेश जारी कर दिए कि नाकों में फलानी जगह पे नाका नहीं होगा, गांव में फलाना, ऐसे यूं कर करा के नाकों को रिलैक्स करवा दिया। नाकों में लोगों की एंट्री मतलब गांव में देहात में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और आज उसी वजह से दड़ोली गांव में, चूली बागड़ियान में, हिसार का सैनियान मोहल्ला, हिसार में कुम्हारियान मोहल्ला, ये सब इन्फेक्टेड हुए। क्योंकि जो दड़ोली का भाई था, दड़ोली का हमारा भाई इन्फेक्टेड मिला है, वो गांव में जाने से पहले उसने हिसार के जिंदल चौक पे फल फ्रूट खरीदे हैं। उसके बाद उसको जो मोटरसाइकिल पे लेके गांव की तरफ लेके गया वो सैनियान मोहल्ले से था। कुम्हारियान मोहल्ले में उसकी रिश्तेदारी थी और गांव में वो एंट्री कर गया, किसी को पता भी नहीं चला कि फलाना आया है। वो तो भलाओ दड़ोली गांव के किसी भाई का जिसकी आत्मा जागी के फोन करके इतला कर दे स्वास्थ्य अधिकारियों को या पुलिस को कि हमारे गांव में एक बाहर से आदमी आया है। इस तरह से पोल खुल गई। तो दोषी कौन है इसका कि गांव में जो नाके इतने टाइटली लगे हुए थे, गांव में नाके इतने टाइटली लगे हुए थे, एक भाजपा नेता भिड़ जाता है नाके पर खड़े युवाओं से और उनको धमका देता है कि तुम्हारी औकात कैसी हो गई मेरी गाड़ी को रोकने की। और फिर एसपी हिसार दबाव में आके ऑर्डर रिलीज कर देता है कि नाके जहां हम कहेंगे वहीं लगेंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और आज हिसार की जनता भुगत रही है। और ये ज्यादा लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है किसी को। किसी की मौत हो गई ना कोरोना से तो तमाशा देखने लग रहे हो ना। घर वाले डेड बॉडी लेने से भी मना कर देते हैं और सरकार फूकती है फिर ले जाके मिट्टी के तेल में। कोई नहीं देसी घी लगाता, सीधा फूक देती है, जैसी भी गीली सूखी लाकड़ी हो मीटर खींच देती है।
तो आज ये हालात संगीन हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं? कोई जमीर हो आप लोगों के तो अपने मन में सोचना एक बार। 10 दिन 15 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, गांव के लोगों से टक्कर हो गई, धमकाया गया उनको, मैं चौदह, मैं यूं। ये मैं खा गई। आज दड़ोली गांव में आज इन्फेक्टेड आदमी अगर पहुंचा, या हिसार के 2-3 मोहल्लों को इन्फेक्टेड करके कोई व्यक्ति पहुंचा अपने गांव में, तो वो सिर्फ आप और हमारी गलती की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब यह कि नाकों को लूज किसने करवाया? मैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा सरकार से इस लाइव के माध्यम से निवेदन भी कर रहा हूं, कंप्लेंट भी कर रहा हूं कि जिला प्रशासन हिसार ने जिसने भी ऑर्डर्स में रिलैक्सेशंस के लिए अपील करी गांव के लोगों से कि नाकों को रिलैक्स किया जाए, उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज कोरोना गांव के अंदर फैला है, तो सिर्फ इस वजह से फैला है कि नाकों को कमजोर कर दिया गया ऑर्डर देके, और यह भाजपा सरकार के द्वारा ऑर्डर जारी हुआ था। जनता माफ नहीं करेगी इस बात को। 2-4 पेशेंट और बढ़ गए ना और खिंच गया मामला, तो देख लेना सरेआम गालियां पड़ेंगी भाजपा सरकार को। सारा देहात उछल के चिल्ली मारेगा कि अच्छे भले नाके चल रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों से सहन नहीं हुए और इन्होंने एसपी साहब का ऑर्डर करा के सारे नाकों को रिलैक्स करवा दिया, और आज बाहर के लोग गांव में घुस गए। अगर मैं कहता हूं चलो गांव का आदमी तो गांव में घुसेगा, लेकिन अगर नाके रिलैक्स ना होते एसपी के ऑर्डर से, तो गांव के नाके पे जब वो घुस रहा होता है ना गाजियाबाद का इन्फेक्टेड पेशेंट दड़ोली में, उसी वक्त गांव के लोग कह देते कि भाई तू बाहर से आया है, तू सीधा स्कूल में जा, तेरे को वहां पे अलग से आइसोलेशन में रखेंगे और 14 दिन वहां रख के जब तेरे अंदर कोई कीटाणु नहीं निकलेगा कोरोना का, तब हम तुझे दड़ोली में तेरे घर में घुसने देंगे। अगर नाकों को रिलैक्स ना करवाती भाजपा सरकार, तो आज पेशेंट दड़ोली में घुस नहीं पाता। मेरी बात गलत हो तो मेरे पे केस ठोको हेमंत फोगाट पे कि भूतनी के तो गलत बोल रहा है। मेरी बात अगर गलत है तो मेरे पे केस ठोको, और अगर सरकार गलत है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी, आप मुख्यमंत्री हो हरियाणा के, आपको इसके ऊपर एक्शन बिठवाना चाहिए कि ये पेशेंट दड़ोली में घुसा कैसे। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट गाजियाबाद से चलता है, बहादुरगढ़ क्रॉस करता है, रोहतक क्रॉस करता है, हांसी क्रॉस करता है, हिसार को क्रॉस करता है, और आदमपुर क्रॉस करते हुए आखिर में राजस्थान बॉर्डर पे अपने गांव दड़ोली में घुसता है। यह इतना बड़ा ब्लंडर क्यों हुआ, इसका जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देना है, हिसार के डीसी को देना है, और हिसार के एसपी को देना है, और आदमपुर के एसएचओ को देना है। ये मेरे लाइव को चाहे कंप्लेंट समझो, चाहे दरखास्त समझो, कुछ भी समझो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। लोगों की जान के साथ खेल गया। एक ऑर्डर जिसमें यह लिखा हुआ था कि जी नाकों को वहीं लगाया जाएगा जहां पर गांव का सरपंच कहेगा, और गांव के सरपंच 12 लोगों की समिति बनाएंगे। तो नाकों को खत्म करवाया गया, नाकों में रिलैक्सेशन डली, नाके कमजोर हो गए, एक व्यक्ति सीधा दड़ोली में घुस गया, किसी ने नहीं रोका टोका। और अगर जिस व्यक्ति की आत्मा झंझोड़ी गई और उसने फोन किया, मतलब देशभक्त लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसी बात थोड़ी ना सारे आंख बंद करके कबूतर बने हुए हैं। लोगों के जमीर जिंदा है अभी। तो जिसका जमीर जिंदा था गांव में, उसने फोन मिलाया पुलिस को और स्वास्थ्य अधिकारियों को कि हमारे गांव में गाजियाबाद से एक व्यक्ति आ गया है और कोरोना इन्फेक्टेड है। तब जाके पता चला है, अगर उस व्यक्ति जिसने फोन किया, अगर वो व्यक्ति भी चुप रह जाता तो किसी को नहीं पता चलता कोरोना का मरीज है उस गांव में, और वो पता नहीं कितने हुक्के चूस जाता, कितने ही हुक्कों को पीता वो पंचायतों में बैठ के। और अगर वो ये दलील दे रहा है, लो सुनो मैं खुल के बोलता हूं, अगर वो दलील देता है कि मैं तो घर पे ही रहा गाजियाबाद से आने के बाद,
अरे अपनी औरत से तो लिपटा चिपटा होगा, उसकी औरत ने अपने बच्चों को तो पुचकारा होगा सुबह। बोलो, अपनी सासू के भी पैर दबाए होंगे, अपने ससुर के भी पैर दबा दिए होंगे, पैर चुचकारे होंगे। फिर उस आदमी के बच्चे पड़ोसियों के बच्चों के साथ भी खेलने गए होंगे गुल्ली डंडा। तो ये बीमारी तो फैल चुकी है उस गांव में। अब चाहे कितनी नौटंकी कर लो कि जी ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है, ड्रामा। और ये सारी बीमारी गांव में इसलिए फैली है क्योंकि नाके हटा दिए गए, नाके कमजोर कर दिए गए, और देहात के युवा ने सोचा अपनी ऐसी कराओ। जब अच्छा करने के ऊपर भी हमें डांट सुनने को मिल रही है, हम इतनी मुस्तैदी से शहीद भगत सिंह वाली फीलिंग में नाकों को कामयाब बना रहे हैं कि हमने देहात को बचाना है। उनकी हिम्मत तोड़ दी गलत आदेश जारी करके कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे इतने सख्त नाकों की। और आज सारा मंजर आपके सामने है। इतनी सी बात कहने आया, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन जिन लोगों की वजह से बीमारी फैली। किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इस मैटर के ऊपर। और मैं गलत हूं तो मेरे पे केस ठोको कि हेमंत फोगाट तू गलत बोल रहा है, मैं केस सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत बात के लिए हेमंत फोगाट चुप नहीं रहेगा। गलत बात तो बोलूंगा मैं, और सरेआम ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा ताकि 4 और भाइयों को पता चले। अब उसकी औरत प्रेग्नेंट है तो अब मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन उसने ऐसी भसड़ करी है। वो गाजियाबाद में बैठा रहता, अरे गाजियाबाद में बैठा रहता, तू दड़ोली में आया किस लिए था, बता तो दे के तेरा आड़े जरूरत थी एक तन्ने गोली चलानी थी बॉर्डर पे, किस लिए आया वो दड़ोली में, वहीं बैठा रहता 5-7 दिन और। खैर जो भी है, मेरी बात को गौर रखना कि अगर आप लोग देहात से हो कोई भी भाई, तो देहात में अभी भी नाके टाइट कर दो, अभी भी नाके टाइट कर दो। ये बीमारी अब फैलने लगी है, इस बीमारी की गंभीरता को समझ लो। अपने घर, अपने गांव में, देहात में नाके फिर से टाइट कर लो। गांव देहात में एक एक घर की रिपोर्ट चेक करो कि किसके बुखार, किसके खांसी, किसके तकलीफें, चेक करो इस बात को अपनी अपनी गली में। यह हर सरपंच का दायित्व है कि वो अपने पंचों के साथ मिलकर अपने वार्ड को, गांव को चेक करे फिर से, और दोबारा से नाके टाइट करो, दोबारा से। जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बीमारी को रोको। किसी नाई के पास मत जाना कटिंग शेव के चक्कर में। यह मत सोचना कि मैं सलमान खान नजर नहीं आ रहा। आप अगर किसी नाई के पास गए और कोरोना का इन्फेक्शन आ गया तो सीधा पित्तर ही बनोगे, सलमान खान नहीं बनोगे, मैं पहले बता रहा हूं। सीधा ऊपर जाओगे पित्तर देव बनने के लिए। मैं बिल्कुल ये सोच के सबको बोल रहा हूं कि शायद गंभीरता से मानेंगे बात को। नाई का चक्कर छोड़ दो, बाल कटिंग वटिंग सब भूल जाओ कम से कम 6 महीने तक। सितम कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ बयान में कह दिया। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तो बहुत शरीफ और भोले हैं, कुछ बोलते ही नहीं, शर्मा जाते हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो साफ साफ कह दी कि सितंबर के महीने तक इस बीमारी का खौफ जिंदा रहेगा, तो सितंबर तक अपने आप को काबू रखो। नाई नुई के चक्कर छोड़ दो, कटिंग शेव का चक्कर भूल जाओ, घर में कर लो कटिंग शेव जितनी भी जैसी भी होती हो। और अगर ये हो कि नहीं मैं तो सलमान खान बनूंगा, कटिंग कराऊंगा, तो भाई सलमान खान बनने का चांस नहीं है, पित्तर बनने का चांस है, सीधा ऊपर। और ऐसा गंदा जमाना चल रहा है कि अब पहले लोग चाय पिया करते घर घर जाकर, भाईचारा बना ले कुछ, घर में किसी की डेथ डूथ हो जाएगी तो 100-200 आदमी आएंगे तो इज्जत बन जाएगी समाज में। अगर फलाने के घर में फलाना मर गया तो उड़ा भाई 20-30 नहीं, कम से कम 200 आदमी आए थे, बहुत रेपुटेड आदमी है। तो अब तो चाहे आप ना, मैं कहता हूं आप चाहे हो फन्ने खां, आपकी अगर मौत होगी ना कोरोना से तो 20 आदमी से ज्यादा अलाउड नहीं है। और मोस्टली केसेस में क्या देखने में आ रहा है
कि घर वाले नाट जाते हैं, बोला हमें नहीं चाहिए, यो जब तक जिंदा था मारा था, मरे बाद ही इसका के बच रहा है, ले जाओ इसने, फूक लो खुदे। ऐसे हालात हो रहे हैं। तो ऊपर जाके आत्मा तड़फेगी कि काश मैंने अपना सेफ्टी कर ली होती तो आज मैं भी जिंदा होता। तो जिंदा रहना है सबने, सख्त हो जाओ और गांव के नाकों को दोबारा से मजबूत कर लो और इस लाइव को शेयर कर देना ताकि और 2-4 भाइयों तक पहुंचे बात। बाकी मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अब मैं इस लाइव को समाप्त कर रहा हूं। जहां भी रहना मजबूती से रहना, लॉकडाउन की पालना करना। और ये जो पीजीआई वाले क्लेम कर रहे हैं ना कि दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, यो कुछ नहीं मिला है, सिर्फ लॉलीपॉप है। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि कुष्ठ रोग के रोगियों को जो दवा दी जाती है वो वाली हमने कोरोना वालों को देके देखी, तो उसमें से 100 में से 2 मरीजों में आराम आया। भाई यूं तो 100 में से अगर 100 के 100 मरीजों को अगर आप दारू के 2-2 चम्मच पिला दोगे नीट बिना पानी के, तो हो सकता है 2 जनों का कोरोना भी उतर जाए, तो फिर दारू क्या दवाई मानी जाएगी? तो लॉजिक मैंने बता दिया, दवाई दुई कुछ नहीं है इसकी, सिर्फ लॉकडाउन ही इलाज है। जमा अक्षर हो जाए ना कि भाई अब तो घर से निकले बगैर बात नहीं बनेगी, तभी घर से बाहर निकलना। जैसे जब हमें टॉयलेट आता है तभी हम टॉयलेट में जाते हैं, जमा बूंदा प्रेशर बन जाए तभी जाते हो, या जाके बैठ के हुक्का भी टॉयलेट में पीते हो? नहीं पीते ना। ऐसे ही घर से बाहर तब निकलना है जब न्यू हो जाए कि तो जाए बगैर रह नहीं सकते, गड़बड़ हो गई। बीमारी बहुत गंदी है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि छींक के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के मुंह से निकल के इधर उधर हो जाते हैं। भाई अगर कोई 2 मंजिल पे खड़ा होकर छींक देगा और हवा थोड़ी सी तेज हुई तो वो कहां तक जाएगी, खुद इमेजिन कर लो। कम से कम आधा किलोमीटर तक वो छींक के कीटाणु जाएंगे। अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी तो वैसे ही उस लपेटे में आ जाएंगे। अगर कोई 2 मंजिल दूसरी छत पे खड़ा होकर दूसरी मंजिल पे खड़ा होकर छींक दे तो उसकी छींक कहां तक जाएगी हवा में, ये सोच लो, खुद इमेजिन करो। तो ये 3 फुट 4 फुट कोई मायने नहीं रखता, जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। और ये कब तक फॉलो करना है? जब तक दवाई इजाद नहीं हो जाएगी। और अब तो डॉक्टरों को भी होने लग गया है, पुलिस वालों को भी होने लग गया है। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब सब हाथ खड़े कर देंगे कि अपनी रक्षा खुद करो। पुलिस वाला भी तो आदमी है, वो कोई बजरंगबली का अवतार थोड़ी ना है कि वो अड़ा रहेगा। डॉक्टर भी हमारे जैसे आदमी हैं, कब तक अड़ेंगे? जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा वो भी भाग जाएंगे। कोई नहीं, अपनी जान सबको प्यारी है, कोई नहीं डरता कानून से। जब जान पे बनेगी तो हर कोई कानून तोड़ेगा कि भाई मैं नहीं कर सकता डॉक्टरी, मैं नहीं कर सकता नौकरी, सबको जान प्यारी है। तो आपकी जिंदगी की रक्षा कौन करेगा? आप खुद करेंगे, किसी के मोहताज बनने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश में तो इतने हरामजादे टाइप लोग हैं कि कोरोना की बीमारी को लेकर घूमते रहते हैं सड़कों पे, और किसी हरामजादे के हो जाए तो वो खुन्नस में ज्यादा घूमता है सड़कों पे, डबल, कि मैं तो मरूंगा 10-20 फालतू लेके मरूंगा। उसके अंदर जमाती वाली फीलिंग आ जाती है, मैंने ये नोटिस करा है। तो घर बैठो, अपने घर बैठो। ये मूछ रखने से मर्द बन जाओगे, इस थ्योरी पे कांटा मार दो। क्योंकि ये मूछे रखोगे, दाढ़ी रखोगे, किसी का थूक उड़ के आके दाढ़ी पे चिपक गया ना तो ऊपर से दाढ़ी धुल जाएगी, अंदर खाल पे चिपका रह जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये अपने जो बालों का झोपड़ा उगा रखा है यहां पर किसी ने अगर, तो भाई कटवा ले इसको। ना तो तू गब्बर सिंह बनने वाला इस दाढ़ी को दिखा के, और ना तो हीरो बनने वाला। इसको काट कूट के साफ सुथरा बन के आदमी रह ले, बन के, और कीटाणु मुक्त रह ले। जो भी दाढ़ी मूछ रखे बैठा है उसको मेरा यही प्रवचन है, यही संदेश है मेरा। खैर जो भी है, मैं ज्यादा जोश में आ जाता हूं, मेरी गलती है। तो भाई सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी दोस्त, सभी मित्र सुरक्षित रहना, सेफ रहना,
और लॉकडाउन की सख्ती से पालना करना। बस इतना ही कहना चाहता हूं और अब इस लाइव को समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू।